देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कृषि के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, कृषि के प्रकार, ठीक। और पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा है। पिछले वीडियो हमने क्या पढ़ा है कि कृषि के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि, ठीक। क्या होता है, एक होता है निर्वाह कृषि, दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है ना। अब देखिए जो निर्वाह कृषि है ना, ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक। एक होता है आपका आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है ना। और दूसरा होता है गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, ठीक। आदिम निर्वाह कृषि के बारे में भी दो बातें हुई हैं। पहली बात तो ये है कि जो आदिम निर्वाह कृषि है, जैसे कर्तन दहन वगैरह सब इसी में आता है ना, तो आदिम निर्वाह कृषि में एक तो आता है आपका स्थानांतरी, स्थानांतरी कृषि, इसी को बोलते हैं ना कर्तन दहन कृषि या झूम खेती वगैरह सब इसी में होता है, ठीक। और एक होता है चलवासी, चलवासी पशुचारण, ठीक, वो इसी में आता है चलवासी पशुचारण। तो अभी तक हमने ना ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मतलब निर्वाह कृषि के बारे में यहाँ तक सारी बातें हो गई, ठीक है ना। आदिम निर्वाह कृषि के बारे में हमने पहले बता रखा है आपको कि परंपरागत औजारों का उपयोग करते हैं ये कृषि में, है ना। स्थानांतरित कृषि में मैंने बता रखा है कि भैया ये झूम खेती है जो होता है ना, कि फसलों को पहले पेड़ पौधों को काटते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर उसमें घास मिला राख मिला देते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं, फिर जब उसकी उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है तो फिर इसे छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक। चलवासी में हमने पहले बता रखा है कि अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके, घासों को मैदानों में ले जा करके वहाँ पर पशुओं को चराने का काम करते हैं, ठीक। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, साधारण औजारों का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी प्रौद्योगिकी का वो कृषि में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। निर्वाह कृषि में खास तौर से यही होता है कि भैया अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि करते हैं ना। और वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि एक बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर होता है, जिसमें क्या होता है ना कि वो लोग उस फसल को मार्केट में बेचने के लिए उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वाणिज्यिक कृषि, है ना। ये सारी चीज़ें देखिए हो गई थी। स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने बताया ना, ये कर्तन दहन कृषि के बारे में ये चीज़ है, इसे याद कर लीजिएगा। जैसे झूमिंग होता है, कहाँ मिल्पा, रोका, लदांग, ये सब कहाँ बोलते हैं, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बता रखा है, वहाँ जा कर के आप इसे देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए आ गया यहाँ से वाणिज्यिक कृषि, ठीक है ना। वाणिज्यिक कृषि, तो अभी हमने बताया कि वाणिज्यिक कृषि भैया क्यों करते हैं, क्योंकि इसका एक बड़े लेवल पर उत्पादन, व्यापार करने के लिए इस तरीके से इसका उत्पादन होता है, ठीक। तो वाणिज्यिक कृषि में भैया फसल उत्पादन और पशुपालन क्या होता है, बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, ठीक। अभी हमने बताया इसके बारे में कि फसल का उत्पादन, पशुपालन क्या होगा, बाजार में विक्रय हेतु किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि विस्तृत कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र मतलब कृषि वाली जो भूमि है वो बहुत बड़े होते हैं ना, विस्तृत होते हैं, और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक। मतलब इसमें क्या है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, पूंजी अधिक होगी, और जो कृषि क्षेत्र होगा वो बहुत बड़ा होगा। और ये काम किस लिए होगा भैया, फसल उत्पादन का, पशुपालन का, बाजार में बेचने के लिए, ठीक है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, देख रहे हैं ना, बहुत बड़े लेवल पर ये सब सारे काम होते हैं। तो अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि ये सब शामिल हैं, ठीक है ना। वाणिज्यिक कृषि में ये सब शामिल होता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, मतलब ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए उगाई जा रही हैं, समझ रहे हैं ना। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं।
उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के कहाँ शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक, वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए प्रमुख होते हैं। मतलब इन जगहों पर वाणिज्यिक कृषि ज़्यादा होती है। ये सब बहुत फेमस है वहाँ की। जैसे गन्ने की रोपड़ कृषि देखिए यहाँ पर हो रहा, ठीक। अब देखिए, अब ये सब जो है ना वहाँ पर सैकड़ों हेक्टेयर के फार्म से युक्त होते हैं ना, विरल आबादी वाले एरिया होते हैं। अत्यधिक ठंडा है ना वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। देखिए मिश्रित कृषि के बारे में जान लीजिए। मिश्रित कृषि में क्या होता है ना कि फसलों के साथ साथ ना पशुपालन भी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि फसल उगाने के साथ साथ क्या होगा, पशुपालन भी होगा। यही होता है मिश्रित कृषि और कुछ नहीं, ठीक है ना। देखिए मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे के उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो देखिए यूरोप है, पूर्वी यूएसए है, अर्जेंटीना है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और दक्षिण अफ्रीका है। इन सब में क्या है, मिश्रित खेती प्रचलित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अब ये सब क्या है ना, ये सब वाणिज्यिक कृषि के ही टाइप है। देखिए रोपड़ कृषि क्या होता है, देख लीजिए कि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। कौन सा, रोपड़ कृषि, ठीक है ना। तो वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है भैया जहाँ पर क्या होगा, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, ये सब की क्या होगा, फसल उगाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं, रोपड़ कृषि, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, ये सब क्या है, फसल जो उगाई जाती है, ये सब रोपड़ कृषि है ना। इसमें बड़े पैमाने पर देखिए, इसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पर क्या लगेगा, श्रम और पूंजी, ठीक है ना। जो रोपण कृषि होती है उसमें ज़्यादातर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाएगा। मतलब फूड जो प्रोसेसिंग होगी ना, प्रोडक्शन का जो प्रोसेसिंग होगी वो तो या तो ये खेत में ही कर लेंगे या कहाँ चले जाएंगे भैया, कोई निकट का कारखाना होगा वहाँ पर जाएंगे। इस प्रकार इस कृषि में क्या होता है, परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है ना। अब भाई को अगर बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो क्या होगा, अगर प्रोसेसिंग करना है तो खेत में यह करेंगे या कारखाने में लेके जाएंगे। तो भैया कारखाने में अगर लेके जाएंगे, अगर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया नहीं होगा तो फिर कैसे लेके जाएंगे। इसलिए रोपण कृषि में याद रखिएगा, जो रोपण कृषि होती है इसमें आपको ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, परिवहन जाल की। अब देखिए रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय जो है, ये सब क्या है, रोपण कृषि के उदाहरण है, ठीक। अब देखिए प्रमुख फसलों के बारे में यहाँ पढ़ लेंगे कि प्रमुख फसलें क्या हैं भैया। कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि भैया अब जैसे जनसंख्या अगर बढ़ी रहे तो उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें ना कई प्रकार की फसलें उगानी पड़ेंगी, ठीक है ना, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। तो भैया देखिए यहाँ पर क्या है कि फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं, ठीक। कृषि आधारित उद्योग क्या मतलब ये होता है कि ऐसे उद्योग जिनका जो कच्चा मटेरियल है ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है ना, कृषि क्षेत्र से आ रहा है। तो ऐसे उद्योग क्या कहलाएंगे, कृषि आधारित उद्योग, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि चिप्स बनाने की फैक्ट्री है ना, या डबल रोटी बनाने की फैक्ट्री है, तो वो अपना प्रोडक्शन कैसे करेगी, वो उसको क्या चाहिए, डबल रोटी वाली अगर है तो उसको गेहूं चाहिए, है ना, और चिप्स वाला अगर है तो उसे आलू चाहिए। तो वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसीलिए उसको बोला जाता है कृषि आधारित उद्योग, है ना वो। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं, ठीक है ना। गेहूं है, चावल है, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं, ठीक। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, ठीक है ना। और चाय और कहवा क्या है, पेय है, ठीक, पेय फसलें होती हैं। तो देखिए कुछ फसलों को यहाँ पर देखते चलेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर चावल के बारे में बता रहे हैं, चावल कैसी फसल है, ठीक। देखिए यहाँ पर लोग चावल की रोपाई कर रहे हैं ना, यहाँ कहीं कहीं से बोलते हैं लैना लगाना, ठीक, लैना लगा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है भैया कि चावल क्या है, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, ये ध्यान रखिएगा। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय
प्रदेशों का क्या है, मुख्य आहार है ना। भारत में भी चावल का बहुत होता है। देखिए चावल के लिए कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए चावल के लिए ना। भारत में गर्मियों के टाइम में ये सब चावल वगैरह का उत्पादन शुरू होता है। तो चावल के लिए क्या भैया, तापमान, अधिक आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ऐसा भी गर्मी के मौसम में जब बारिश हो का मौसम रहता है, उसी टाइम ये धान वगैरह का रोपाई वगैरह होती है। तो वो ऐसा ही मौसम चाहिए इसको, ठीक है ना। सीधी सीधी बात क्या है भैया कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है, उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है ये। उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक। यह फसल क्या है भैया कि ज़्यादातर जलोढ़ मृदा में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, ठीक। जलोढ़ मृदा में इसमें जल रोकने की क्षमता हो, सर्वोत्तम ढंग से चावल का उत्पादन वहीं होगा। चीन जो है भैया चावल का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है, ठीक है ना। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए आप गेहूँ, ठीक। गेहूँ का देखिए शस्य कर्तन हो रहा है, ठीक, गेहूँ की। अब गेहूँ के वर्धन काल में भैया मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है ना। चलिए तो इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सबसे अच्छे ढंग से होता है, ठीक। गेहूँ जो होता है भैया संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में ये सब विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में है कब, शीत ऋतु में ना, ठंडी का मौसम होता है उसी टाइम गेहूँ उगाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए मिलेट, श्री अन्न भारत सरकार इसको बोलती है भैया मिलेट्स को, ठीक। तो जो मिलेट है ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक। चाहे मिलेट कहिए चाहे मोटे अनाज कहिए इनको, और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है, ठीक है ना। मतलब अगर मिट्टी कम उपजाऊ है, बलुई मृदा है, तो उसमें भी इसको उगा सकते हैं, ठीक। ये ऐसी फसल है भैया जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक, याद रखिएगा। इसमें का क्या है, फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें क्या क्या है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये क्या है, मिलेट्स है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये जो मिलेट्स है कहाँ उगाई जा रही है, आप देख रहे हैं नाइजीरिया, चीन, ठीक। नाइजर, भारत सरकार भी क्या कर रही है, श्री अन्न उगा रही है ना, वो मोटे अनाज के लिए ही है, ठीक है ना। अब देखिए मक्का, तो मक्का एक जान लीजिए, मक्का को क्या कहते हैं, कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है ना। विश्व में बड़े बड़े अलग अलग रंग बिरंगे मक्का के प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मक्का है भैया कि मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है इसे उगाने के लिए, ठीक है ना। तो इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होगी। उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मेक्सिको, इन सब में उगाई जाती है क्या, मक्का। चलिए आगे देखिए कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान ना, उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होगी इसको उगाने के लिए, ठीक। काली और जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। मुख्य रूप से काली मिट्टी में ना कपास बहुत अच्छी से होती है, ठीक। चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, ठीक, भारत है, पाकिस्तान है, ठीक, ब्राज़ील है, मिस्र है, कपास के अग्रणी उत्पादक है ना। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अगर आपको कपड़े की फैक्ट्री लगानी है ना, तो आपका कृषि आधारित उद्योग है ना, वो क्या है कि कपास के उत्पादन पर आपका प्रोडक्शन डिपेंड होगा, तो ये कृषि आधारित ही उद्योग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए पटसन है, इसे क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा, ठीक। सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा क्रांति पटसन से ही है, ये भी याद रखिएगा। सुनहरा रेशा के रूप में भी इसे जाना जा रहा है भैया, जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्रता, जलवायु की आवश्यकता होगी, ठीक। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश में पटसन का अच्छा उत्पादन होता है, ठीक, यही उत्पादन करते हैं। उसके बाद भैया देख लीजिए कॉफ़ी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुप्रवाहित दोमट मृदा
की आवश्यकता होगी इसके लिए, है ना। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं ना, पर्वत के ढालों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है भैया, इसके उत्पादक इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी है ना, ब्राज़ील में सबसे अधिक होता है। चलिए, अच्छा कॉफ़ी की एक बड़ी रोचक कहानी है, देख लीजिए यहाँ पर एक एनसीईआरटी बता रही है कि भैया एक कहानी है किसकी, कॉफ़ी के पौधों की, है ना, खोज किसने की ये बता रहा है। तो कॉफ़ी के की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं ना। 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपने बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित सदाहरित जो हरा, हमेशा हरा भरा रहता है ना, सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा, ठीक, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसमें उसको बहुत आनंद आया। अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में उसने संसार को बताया। तो कॉफ़ी की खोज भैया ऐसी हो गई थी, ठीक है ना, अचानक से बकरियों से। चलिए आगे भैया, चाय बागानों में उगाई जाने वाली क्या है, पेय फसल है, ठीक। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होगी ना। इसके लिए सुप्रवाहित दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। पत्तियों को चुनने के लिए भैया बहुत लोग लगते हैं। अब देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये चाय की खेती हो रही है, देख रहे हैं, सब पत्तियों को इस तरीके से तोड़ा जाता है ना। तो एक एक पत्ती भाई तोड़ दे तो मेहनत तो लगेगी, मेहनत वाला काम है। चलिए भैया, हालांकि मेहनत सब में लगता है भाई, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कृषि का विकास देख लेते हैं भैया। कृषि का विकास का क्या मतलब होता है कि कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास करते हैं, ठीक। मतलब भाई अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, जैसे जैसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न पर भी दबाव बढ़ेगा। तो अब इसीलिए क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का जो प्रयास होता है उसी को कहते हैं कृषि विकास, ठीक है ना। मतलब जितना उत्पादन हो रहा है, डिमांड जितना हो रही है, उसको पूरा करने के लिए कृषि सेक्टर में हम जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है कृषि विकास, ठीक है। तो अब देखिए भैया, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके विकास किया जा सकता है ना। जैसे अगर पहले 1 बीघा में लगाते थे, अब 3 बीघा में, 4 बीघा में अब लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका है भैया क्या, कि कृषि विकास का, कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार कर दें। दूसरा तरीका है कि बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, ठीक, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर। दूसरा है सिंचाई सुविधा में सुधार करके, खाद डाल के, ठीक, उच्च उपज देने वाला बीज का प्रयोग करके, ठीक। ये सब प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कृषि का विकास कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे अभी देख लिया हमने, कैसे कृषि का विकास हो सकता है। ये सब मेंस वगैरह में आ जाते हैं। कृषि का विकास करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या तो क्षेत्र का विस्तार कर दो, या बोई जाने वाली फसल की जो संख्या है उसमें उसको बढ़ा दो, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाली बीजों का प्रयोग करके, ठीक। कृषि का मशीनीकरण भी कर सकते हैं, ठीक। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या होता है भैया, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। कृषि विकास का चरम लक्ष्य क्या है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, ठीक, याद रखिए। अब खाद्य सुरक्षा क्या होता है भैया, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक खाद्य उपलब्ध हो। यही होता है क्या, खाद्य सुरक्षा। मतलब सबको ये सब चीज़ें मिल जानी चाहिए ना, पौष्टिक खाद्य उपलब्ध हो तो वही होता है खाद्य सुरक्षा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो कृषि के विकास का चरम लक्ष्य यही है कि भैया सबको उसके डिमांड के अनुसार खाद्य सुरक्षा मिले, भोजन मिले। आगे देखिए कि कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों में हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, ठीक। गहन कृषि के बारे में पीछे बता चुका हूँ कि गहन कृषि क्या होती है, पिछला वीडियो में भी जा करके देख सकते हैं। आगे देखिए, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं,
ठीक है ना। बड़ी जोतें मतलब बड़े बड़े जो खेत हैं, बड़े बड़े एग्रीकल्चर जो लैंड हैं, वहाँ पर अधिक उपयुक्त होती है वाणिज्यिक कृषि करना। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसी प्रकार की खेती होती है, याद रखिएगा। भारत के फार्म आप देख सकते हैं कि कैसे हैं, देख रहे हैं इस तरीके से अभी खेती किसानी होती है। एक कहानी है, एक कहानी के माध्यम से कैसे बताया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए कैसे खेत होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, वो वाणिज्यिक आधार पर वो फार्म चलाते हैं ना, एक फार्म है वहाँ का, ठीक है। भारत में देखिए खेत कैसे हैं, ये भारत के खेत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि भैया ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया है ना। तो अब बहुत जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए भैया नमस्कार।